दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं और मजे में हैं। और इस कार्यक्रम का जो आज का हमारा एजेंडा है वो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने आपको कल बताया था कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के एक तरह से माने जाने वाले एक समय के बहुत युवा, तेज तर्रार और आक्रामक नेता हार्दिक पटेल साहब, जिन्होंने अपने आंदोलन के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को जो कहा है, जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो अपने आप में क्या कहें उसको कि एक ऐसी घटना रही है पूरी कि जिसको लेकर हम तो स्क्रीन पे बोल नहीं सकते, उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते। लेकिन उस सब डेरोगेटरी संबोधनों के बाद भी वो आज भारतीय जनता पार्टी में है और सिर्फ है नहीं, विधायक भी हैं, विरमगाम से जीते हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस दौरान जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ राजद्रोह से लेके अलग-अलग तरह के कोर्ट केसेस जो है वो दर्ज किए गए थे। जिसमें से एक कोर्ट केस जो था, जहाँ पे जामनगर के पास एक ग्रामीण इलाका है, वहाँ अलग हेतु दिखाकर पॉलिटिकल सभा करने का उन पर जो एक आरोप दर्ज हुआ था, उस केस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब जब वो कांग्रेस में भी थे, जब उनके अंतिम कुछ दिन कांग्रेस में थे और उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस करे या ना करे, मैं खुद आंदोलन करूंगा, कि जितने भी पाटीदार युवाओं पर आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए हैं, अगर उन केसेस को वापस नहीं लिया जाएगा तो मैं बहुत बड़ा फिर से एक आंदोलन करने जा रहा हूं। तो अब वो तो धीरे धीरे जो है लगता है कि एक के बाद एक केसेस से शायद छूट जाएंगे, बाइज्जत बरी होते जाएंगे। लेकिन हमने फिर सोचा कि क्यों ना आज जो है जिन्होंने हार्दिक पटेल को हार्दिक पटेल बनाने के पीछे, पर्दे के पीछे की जो भूमिका होती है, जो निभाई है, ऐसे जो 3-4 है उनमें से एक मुख्य व्यक्ति, उनसे पूछें और उनसे जानकर ये जानने की कोशिश करें कि भाई, आपके जो नेताजी थे, जिन्होंने आपको बनाया, आपने जिनको बनाया था, अब वो तो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आपके जो युवा हैं, जिन पर अभी भी केसेस दर्ज है, उनका क्या हालचाल है और ओवरऑल एक सिचुएशन के बारे में अब उनकी क्या सोच है, ये समझने की कोशिश हम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने जो है सोचा कि नीलेश एरवड़िया साहब जो है उनको बुला लिया जाए। तो नीलेश एरवड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में। तो भाई, आपके नेता तो धीरे धीरे छूट रहे हैं ना, एक के अब ये शुरुआत हो गई है, केस इससे 22 बरी हो गए हैं। तो आप तो पहले उस पर अपनी जरा टिप्पणी दे दीजिए, कैसा महसूस हो रहा है? पाटीदार नेता बाहर आ गया अभी एक केस से छूट के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल आंदोलनकारियों को कोई मीडिया वाला भी विंटेज नहीं दे रहा है और कोई याद भी नहीं कर रहा है। जी जी, क्योंकि बिल्कुल। पूरे गुजरात में, पूरे देश में एक माहौल ऐसा हो गया है, डर का माहौल। अगर आप एंटी भाजपा है, एंटी गवर्नमेंट है, अगर सरकार के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट चला रहे हैं, लोगों के अवेयरनेस कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लड़त चला रहे हैं, ईवीएम के लिए चला रहे हैं, युवाओं के लिए चला रहे हैं, किसान के लिए चला रहे हैं, बेरोजगार के लिए चला रहे हैं, तो आप देशद्रोही हो जाते हो, जिसका जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैंने मेरे समाज के लिए एक मूवमेंट चालू किया था, पाटीदार आंदोलन, जिसमें सबसे पहले आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? हमने आंदोलन किया था। हम्म। जी हमने आंदोलन चालू किया था अपने समाज के लिए। जी अब ठीक है आवाज? जी जी, आ रही, अब आ रही, पहले से बेहतर है जी। हमने जो आंदोलन किया था वो हमारा समाज की रिक्वायरमेंट था, इसके लिए किया था। तो
सबसे पहले पूरी मूवमेंट का टीम में मेरे पे भाजपा ने ठोक दिया राजद्रोह, देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह, जो कसाब पे भी नहीं लगा है। तो ये पूरे देश का सब युवाओं को, क्रांतिकारी को और भारत के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि अगर आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, अपने आबादी अधिकार की बात करते हैं, हक की बात करते हो, तो भाजपा के अगेंस्ट में अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर हैवी से हैवी, बड़े से बड़े सेडिशन लग सकते हैं, पहली बात। और ठीक है। दूसरी बात जो आप बता रहे हो कि हार्दिक पटेल को छुटकारा मिला, इसके बारे में आपका क्या राय है? जी 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 तो जी। हार्दिक पटेल मूवमेंटर था, वॉलियंटर था, आंदोलनकारी था, है नहीं। क्योंकि उस जो बंदा स्टेज से मेरे साथ बैठ के जो बोल रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट में, जो वर्ड्स यूज कर रहा था, भाजपा के विरोध में जो लैंग्वेज यूज कर रहा था, उसकी लैंग्वेज बदल इवन गई। और हाँ, उसकी आनंदीबेन पटेल को लेकर भी जो है, इसलिए कहा ना हाँ वो शब्द तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वो कर जी रहे जी, थे उस समय। जी जो जो बुजुर्ग थे, हमारे समाज की महिला थी, उसके बारे में भी उसने वेरी बैड टिप्पणियां की है। ठीक है। जी। तो वो जो स्टेज से बोल रहा था, वो आज सरेंडर हो गया है। कहीं ना कहीं अमित शाह ने पेडिग्री के बिस्कुट डाले और उसके सामने वो सरेंडर हो गया। या तो उसके ऊपर जो सेडिशन लगी थी, उसके ऊपर जो सेडिशन लगी थी, गलत लगाई जी सही लगाई, वो तो कोर्ट में साबित होना है। बट जी जी। जो सेडिशन लगी हुई थी, वो सेडिशन के हिसाब से वो डर गया और भाजपा के सामने सरेंडर कर लिया। तो भाजपा के पास तो मशीन है वॉशिंग करने का, वॉशिंग पाउडर निरमा एडवर्टाइज वाला। देशद्रोही को नहीं वो डालो, तो एक साइड से देशद्रोही को डालो, दूसरी साइड देश प्रेमी निकलता है। आज भी हार्दिक के ऊपर आज भी हार्दिक के ऊपर अहमदाबाद कोर्ट में और सूरत कोर्ट में बड़ी से बड़ी सेडिशन लगी हुई है और केस चालू है। चार्ज फ्रेम हो चुकी है, टेबल पे केस चालू है। ठीक है। तो आज वो देशद्रोही है, राजद्रोही है और राष्ट्रद्रोही है, उसके ऊपर मुकदमा चालू है, उसको सजा नहीं हुई है, तब तक हम नहीं बोल सकते। बट जी उसके उसके ऊपर वो सेडिशन चार्जेस लगी लगे हुई उस है, पर वो चार्जेस लगा हुआ है, वो साबित नहीं हुआ है। चार्जेस हाँ लगा हुआ है, जी 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 क्लीन बिल्कुल चिट नहीं बिल्कुल। मिली है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ना वो राजद्रोही साबित हुए हैं, ना वो निर्दोष साबित हुए। अभी तो वो चल रहा है मामला पूरा, वो तो कोर्ट में चल रहा है अभी। जी कोर्ट में चल रहा है। जी लेकिन जी। मैं आपके टीवी माध्यम से गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के 110% होश आवाज में अपना ओपिनियंस दे रहा हूं। ये भारतीय जनता जी पार्टी शॉर्ट टाइम में हार्दिक पटेल को ऊपर लगी हुई सेडिशन, देशद्रोह, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, इस सब सेडिशन हटा के उसको राष्ट्र प्रेमी डिक्लेरेशन करेंगे, देश प्रेमी। पर नीलेश भाई, ऐसी इतनी बड़ी पार्टी जहां पे मतलब बड़े से बड़े नेता जो है उनकी भी कोई उपज नहीं है, ऐसी पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति को इतना सपोर्ट करने की क्या जरूरत आन पड़ी होगी जिसने इतनी भर भर के गालियां दी है ना? तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो हार्दिक पटेल साहब को मिल रही है, इसका कोई तो कारण होगा। आप तो बहुत साथ में रहे हैं, आपको कुछ तो जानकारी होगी, अगर आप बता पाए तो। किसी न किसी प्रकार से भाजपा का एक पहले से पॉलिसी रहा है कि जो भी भाजपा के सामने बोलेगा, आवाज उठाएगा, उसको या तो बर्बरता से, जबरदस्ती से, गलत सेडिशन लगा के सरेंडर करवाएंगे, या तो लालच दे के खरीदा जाएगा। आप देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एल के अडवाणी जी,
मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, सुषमा स्वराज जी, ये जब थे भाजपा में, तो शिस्त, संयम और शिष्टाचार उसका स्लोगन था। तब मैं भी भाजपा में था। धीरे 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 जी धीरे 2001 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे और गुजरात का सुकान लिया। तब से लेके आज तक ये पार्टी बुटलेगरों की और चोरों की हो गई है। जहां शिस्त नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, संयम नहीं है, और धर्मवाद है, जातिवाद है, कौमवाद है, भारत पाकिस्तान है, ये सब पिरसा जा रहा है। डर और खौफ का माहौल, जो जबरदस्ती प्रेशराइजेशन। नहीं, पर नीलेश भाई, मैं मेरा मेरा सवाल कुछ और, मैं ये कह रहा हूं कि इस पार्टी ने बड़े बड़े नेता जिन्होंने विद इन द पार्टी अगर आवाज उठाने की कोशिश की थी, बड़े बड़े नेताओं को अपनी हैसियत दिखा दी, कोने में किनारे कर दिया है ना। जी आपके पास कितने नाम है इस राज्य की, अगर देख ले गुजरात में, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आपके पाटीदार समाज के बड़े बड़े नेता, जिनको कहा गया कि भैया अगर आप पुरुषोत्तम रूपाला बीच में 1.5 साल को, आपको पता होगा 2012 के बाद वो ढूंढने से नहीं मिल रहे थे जी है ना। मनसुख मांडविया अचानक से जब उनको पुश मिला, उससे पहले वो भी कहीं कुछ नहीं थे। ठीक है, आप बाबू उधार को ले लीजिए, बालू बालू अपने बेचर वादाणी को ले लीजिए, बालू भाई तंती को ले लीजिए, ये तो कितने नाम दूं मैं आपको। भाई ये तो बड़े थे ना, ये तो जन जीवन जी कर आ रहे थे, पॉलिटिक्स में सालों से दशकों से थे, अपने पूरे विस्तार के पाटीदार समाज और अन्य समाज पर भी उनका बहुत सारा प्रभाव हुआ करता था। उसके बाद भी अगर ये लोगों ने जब नरेंद्र भाई के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, इनको ऐसे मक्खी निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया गया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये महापुरुष जो है हार्दिक पटेल साहब, ये तो लगातार गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली देते आ रहे हैं। तो ये मजबूरी क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसे व्यक्ति को वो बड़ा करने जा रही है, और जो वो लोग जो सालों से पार्टी की विचारधारा से लेके हर चीज में जो है, और समाज का समर्थन लेते हुए जो लोग थे, उनको दरकिनार, ये गाली देने वाला इसको बड़ा किया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्या कारण है, ये लॉजिक समझना है मुझे। मजबूरी है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का ही एक चुना हुआ, पसंद किया हुआ और उतारा हुआ हार्दिक पटेल बंदा है। जब आंदोलन चालू करवाया तो जीएमडीसी से अमित शाह से वो जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार स्टेज पे भी बोला है और मीडिया में भी बोला है। अगर मैं गलत हूं तो हार्दिक पटेल मेरे पे मानहानि का केस दाखिल कर सकता है। जीएमडीसी ये ग्राउंड से वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से जुड़ा हुआ है। माननीय आनंदीबेन पटेल को गुजरात सरकार के सीएम से उतारने में बड़ी से बड़ी भूमिका हार्दिक पटेल की थी। जी मेरे पाटीदार समाज का 14 युवाओं जो शहीद हुए हैं, उसकी 110% जिम्मेदारी हार्दिक पटेल की थी। क्यों थी? जीएमडीसी ग्राउंड जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें 1 रुपये के टोकन के ऊपर शाम को 7 बजे तक किराए पे दिया था, तो शाम को 7 बजे जीएमडीसी ग्राउंड हमें खाली कर देना था। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी और बिल्कुल। ये हमारे कमेटी का भी निर्णय था कि शाम को हम 7 बजे खाली कर देंगे। लेकिन जीएमडीसी ग्राउंड में जब ज्यादा भीड़ दिखी, पाटीदार समाज का क्राउड देखा, तो हार्दिक के दिमाग में चांद तारे आ गए और उसका पूरा मैनेजमेंट दिनेश बामणिया ने किया। कहीं ना कहीं बड़ा सौदा हुआ कि जीएमडीसी ग्राउंड खाली नहीं करना है और अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग करना है, ताकि माहौल बिगड़े, और माहौल बिगड़ेगा तो आनंदीबेन पटेल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये भाजपा की ही चाल थी और पहले से ही हार्दिक पटेल भाजपा के डायरेक्शन पे ही आंदोलन चला रहा था। ये मुझे साबरमती जेल में पता चला, जब दिनेश बांबणिया और हार्दिक पटेल
कुछ पैसे की लेन देन के लिए उसका झगड़ा हुआ, जो मैं मीडिया में अच्छा। बता चुका हूँ, हम्म। जो मैं मीडिया में बता चुका हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं गलत हूं तो 25 अगस्त 2015 हार्दिक पटेल का नंबर वही था। उसका कॉल डिटेल, सीडीआर सब क्राइम ब्रांच में है, आज भी है, तो बिल्कुल। सार्वजनिक कर दो। अगर मैं गलत हूं तो वो कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दो। हार्दिक पटेल स्टेज के ऊपर था तो 25 तारीख 24 तारीख से लेके 25 तारीख तक हम्म। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता से वो जुड़ा हुआ हम्म। था, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक बार नहीं 26-27 बार बात हुआ है, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिल्ली से टेक्स्ट मैसेज किया है, सब डिटेल क्राइम ब्रांच में आज भी हवेली में है, माननीय जी कोर्ट के दफ्तर में भी है, चार्जशीट में, जी चार्ज फ्रेम में डिक्लेरेशन किया हुआ है। जी। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिलेक्ट किया था और उतारा था। दूसरी बात, एंटी भाजपा बना के कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा था। मैं ओके। साथ में ही था जब कांग्रेस से मीटिंग करके 30 टिकट बेचने का, यानी कि खुद ने कोटा लिया तो 30 टिकट मैं बिकूंगा, इसमें से 50% मेरे पाटीदार समाज को बिकूंगा और 50% अदर्स कम्युनिटी को दूंगा। तो सब टिकट हार्दिक पटेल ने ऐसे ही कैंडिडेट को दिया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला, अच्छा। जिससे जिससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेमेंट ले लिया ओके। और भाजपा से सौदा कर लिया कि मैं 30 टिकट सेल करूंगा, इसमें से 50% लोग हार जाएंगे। अच्छा। ऐसा सौदा, जिसको गुजराती में बोला जाता है दो धारी तलवार, कांग्रेस से भी सौदा किया सरकार बना देने का। 2017 की बात कर रहा हूं मयूर भाई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस से 30 टिकट का रिजर्व कोटा लिया सरकार बनाने के लिए, उससे चंदा लिया, पैसा लिया, टिकट का कोटा लिया और सामने भाजपा से 50% हार जाने का सौदा किया। नहीं तो 2017 में कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन नई बनने में बड़ी भूमिका हार्दिक पटेल की थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नाराज थी, कांग्रेस को सब पता चल गया, तो कांग्रेस वो उसको निकालने वाले थी, उसको पता चल गया, 3 बार बुलाया हाईकमान ने रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन हार्दिक पटेल जा नहीं रहा था। जब कांग्रेस ज्वाइन किया तब हार्दिक पटेल बोल रहा था गुजरात की पूरी पाटीदार अनामत आंदोलन टीम के साथ में आऊंगा, लेकिन टीम के साथ नहीं गया था। 3-4 लोग इसके साथ जो जुड़े हुए थे उसको लेके गए थे, जिसको टिकट चाहिए थी, किसी को पैसे चाहिए था, किसी को पद चाहिए था, ऐसे लोग 5-15 लोग ले लिए थे और कांग्रेस को मना लिया कि पूरी टीम मेरे साथ है। लेकिन बाद में कांग्रेस को पता चल गया कि पाटीदार समाज इसके साथ नहीं है, तो रिपोर्टिंग के लिए हार्दिक पटेल को 3 बार इनवाइट किया हाईकमान ने, लेकिन हार्दिक पटेल जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके पास जाने का, वहां जाके डिक्लेरेशन देने के लिए उसके पास कोई क्वेरिफिकेशन था ही नहीं। तो खुद ने ही रिजाइन किया कि मुझे निकाल दे, धक्का मार के निकाल दे, उससे पहले मैं निकल जाऊं। और भाजपा में एक गांधीनगर का आईपीएस से कनेक्टिंग करके सीधा अमित शाह से मीटिंग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो पूरा ड्रामा आपको जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये यही कह है रहे हैं कि बस ये आपका मतलब कुल मिला के ये कहना है कि पहले से प्लांटेड थे, जी। आंदोलन में भी प्लांटेड थे और फिर कांग्रेस में भी प्लांटेड थे, तो मतलब ये तो घर का लड़का है, वो तो कितना भी गाली देगा तो हाँ, वो भी आपका आपका ये कहना है कि जो गाली वाली भी कही या जो भी बोले हैं वो भी उनकी स्क्रिप्टेड था, पूरा पूरा पूर्व आयोजित पूरा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड था, था। स्क्रिप्टेड तब था तो पूरा। अगर हाँ ऐसा है तो फिर तो क्या है, तो फिर तो घर का ही लड़का हुआ, फिर तो कुछ भी करे। अब
तब आपकी बात सेडिशन की समझ में आती है। आप सेडिशन की और कोर्ट की बात कर रहे हो। जामनगर में जो केस हुआ था, जी इसमें जी जी। हार्दिक पटेल था और अदर्स हमारे कम्युनिटी के लड़के भी थे। अंकित अंकित घेड़िया, हाँ। ठीक है, हम्म मैं आपके टीवी के हम्म माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हार्दिक पटेल ने अंकित गेडिया को कितनी बार कॉल किया? वहां लॉयर किसने लगाया? आज तक मुद्दतें पड़ी है, पूरे गुजरात में केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं। पाटीदार आंदोलन के चेहरे आज भी मुद्दतें भर रहे हैं, मैं भी भर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों युवा भर रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कितने लॉयर लगा दिए? पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने कितने लॉयर लगा दिए? एक भी नहीं, हम्म एक भी नहीं। सब अपने खर्चे से मूवमेंट किया है, अपने खर्चे से वकील लगाए हैं और अपने ही खर्चे से सब केसेस लड़ रहे हैं और मुद्दत भर रहे हैं। हार्दिक पटेल कहीं अब नहीं उसी दिया, कुछ नहीं दिया किसी को। उसी उसी मुद्दे पर आना है मुझे अभी बस, कि भाई ये तो था ना, जब आप लोगों ने भी, जब चाहे साथ में जब रहे तब भी, या जब साथ में न रहे तब भी, लेकिन ये सबसे बड़ा एक आप सबका एक मुद्दा था कि भाई जो पाटीदार युवाओं पर आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए हैं वो जी वापस लिए जाने चाहिए। तो अब वहां वो चीज कहां पहुंची? एक तरफ हार्दिक पटेल साहब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, वो तो कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कोर्ट पे तो टिप्पणी नहीं कर सकता ना कोई। और ये है कि कैसा कैसा किस तरह से केस बनाया गया, पुलिस ने कैसे उसमें जो है वो चीजें रखी, केस बिल्ड कैसे होता है, उसी पर तो जज जो है अपना डिसीजन देता है। तो ये तो चलो, ये तो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन आप लोगों के जितने भी हैं, अभी भी कितने युवा हैं जिन पर केस अभी भी चल रहे हैं, और उसकी स्थिति क्या है? और ये जो भारतीय जनता पार्टी में आप जो विधायक बन के बैठे हुए आपके नेता हैं हार्दिक पटेल, क्या वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं? ये दो चीजें हमको बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए बस। जब हार्दिक पटेल कांग्रेस में था, तब हम सब मिलके पूरी कमेटी बना के गुजरात सरकार यानी कि भाजपा सरकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार मीटिंगें हो चुकी है। मीडिया को साथ में लेके किया है हमने। स्टेट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया था। मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकारें बदल गई है, लेकिन केस आज भी चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे 14 पाटीदार शहीद हुए, उसके परिवार को अर्ध सरकारी या तो सरकारी नौकरी देने का भाजपा सरकार ने वादा किया था। ऑन पेपर पे किया है, ऑन मीडिया में किया है, विजय रूपाणी साहब ने किया था, शायद आपको भी पता होगा। जी तब जी भी जी हमारे साथ हार्दिक था। और तीसरा मुद्दा था, गुजरात में जितने भी केसेस किए हुए आंदोलन रिलेटेड, जी। वो सब केसेस वापस लिया जाए, ये हमारी 3 रिक्वायरमेंट थी। हार्दिक भी हमारे साथ था, कांग्रेस में था बिल्कुल। तब। भारतीय जनता पार्टी में जब हार्दिक ज्वाइंट हुआ, तब प्रेस में हार्दिक बोला है कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, 2 महीने में, 3 महीने में 14 पाटीदार शहीदों के परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा, सरकारी या तो अर्ध सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, जितने भी केसेस लगे हैं वो सब वापस करवाऊंगा। तो आज तक हार्दिक पटेल तो बहुत टाइम पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया, बाद में जी चुनाव भी लड़ गया, एमएलए भी बन गया, लेकिन आपके माध्यम से ये लिंक उसके पास जाएगी, जरूर जाएगी, मुझे पता है। तो मैं हार्दिक पटेल को ही कहता हूँ, आप मेरे भाई, मुझे बड़े भाई बोलते थे तो मैं आपको छोटू भाई बोलता हूँ। छोटे भाई, आप एमएलए बन गए हो, खूब खूब आपको अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, आपको खूब खूब अभिनंदन। बट समाज से जुड़े हुए हो, तो एमएलए बनने के बाद बहुत टाइम हो गया है, आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी में ऑन पेपर कितनी बार लिखित में रजूआत किया, उसका आप कॉपी डिक्लेरेशन कीजिए, ताकि शहीद परिवारों को भी सांत्वना मिले कि हमारे लिए हमारा लड़का एमएलए बन के भारतीय जनता पार्टी में गया है, तो समाज की रिक्वायरमेंट जो खड़ी थी, उसका रिक्वायरमेंट भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा है। ओके। तो ऑन पेपर अगर आपने डिमांड किया है, तो समाज को आप वो लेटर डिक्लेयर कीजिए कि ये मैंने भाजपा में मांगनी रखी हुई है। ठीक है, लेकिन नहीं समझ गया रखेगा, मैं आपकी बात। नहीं अच्छा, रखेगा वो, उसका मैं 100% गारंटी देता हूं। क्यों?
ऐसा क्यों? वो डर डर से गया है भाजपा में, दिल से नहीं गया है, वो डर से अब गया नीरज है। भाई, एक और आप ये कह रहे हैं कि वो पहले से बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति था। अब जो अभी नहीं प्लांटेड जाना होगा तो फिर चाहता डर था डर हाँ? वो, डर से अभी नहीं जाना चाहता था। क्यों? अभी अभी उसका टेबल के ऊपर केस जजमेंट में आने वाला है, सब राजद्रोह देशद्रोह का, तो वो डर से हम्म गया है। मुझे भी डर दिखाया गया है, आप भाजपा में आ जाओ नहीं तो ये होगा वो होगा वो होगा। मैंने तो बोल दिया फांसी दे दो, कबूल है, हम्म हम्म सरेंडर तो आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। अगर मुझे क्लीन चिट देंगे तो मैं तो भाजपा के ऊपर माना नहीं करने वाला हूं, मैं तो केस ठोकने वाला हूं। अगर मैं देशद्रोही नहीं हूं, राजद्रोही नहीं हूं, तो मुझे साबरमती हम्म जेल में डाला क्यों था? अगर डाला है, ओके। अगर मुझे मेरे पे सेडिशन लगे है वो सही है, देशद्रोह हम्म राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह, हम्म हम्म तो मुझे आजीवन कारावास दिया जाए या तो फांसी दी जाए। अगर ओके। नहीं हूं, अगर नहीं हूं, हम्म देशद्रोही नहीं हूं, तो मेरे ऊपर हम्म लगाया क्यों था? ठीक है। हार्दिक पटेल की तरह मैं नहीं हूं, मैं तो यही कोर्ट को बोल रहा हूं, कोर्ट को बोल रहा हूं, माननीय और गुजरात हाई कोर्ट को रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं, अगर हम देशद्रोही है तो हम सबको फांसी मिलनी चाहिए। बात सही है। हाँ, अगर अगर हो नहीं है, साबित होता है तो, अगर कोई साबित होता है तो ऑब्वियसली फिर तो उसको सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा हाँ गुनाह तो वही बनता है कि आप अपने वो देश के खिलाफ उसके उसका द्रोह कर रहे हो। बात सही है। हाँ, कसाब पे भी नहीं लगा था साहब, वो हमारे ऊपर नहीं सर, सेडिशन में कसाब जुड़ी है। देखो सर, कसाब 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 इस देश का नागरिक थोड़ी था, तो उस पे लगेगा। नागरिक नहीं था वो लेकिन तो बाहर कसाब, बाहर से आया अरे था ना वो। साहब, मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, कसाब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भारत के जी जी संविधान पे जिसने हमला किया था, दिल्ली जी जी पार्लियामेंट बिल्कुल के बिल्कुल। ऊपर, इससे बड़ी कोई हमारे मुंबई पास, का, हाँ मतलब, हाँ मतलब वो अरे कसाब मुंबई भूल तो जाओ था, वो तो चलो, मुंबई मुंबई अटैक में था, वो कसाब मुंबई अटैक में था। दिल्ली कसाब अटैक में बॉम्बे नहीं था अटैक वो। पे था, हाँ लेकिन जो हाँ दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, हाँ, जो हमला वो हुआ था, हाँ टेररिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट के जी। ऊपर भी सेडिशन, राजद्रोह देशद्रोह राष्ट्रद्रोह नहीं लगा था, वो हमारे ऊपर लगाया है। हम भी देश के नागरिक है और प्रतिष्ठित नागरिक है। हार्दिक जैसे नहीं है, रात को इधर जाए, दिन में इधर जाए, दोपहर को इधर जाए, जी। तो सब बहुत समझ गया। समझने वाली बात है। देखते हैं तो चलिए, अब आगे आगे क्या अब इस पर होता है। आप एक आखिरी, एक बस आखिरी एक टेक चाहिए मुझे आपका। तो आप अब कुछ कर रहे हैं, वो जो केस वापस करने वाली जो आपकी एक मांग है, उस पर आप लोग कुछ कर रहे हैं? हार्दिक पटेल साहब तो करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन आप लोग अभी कुछ कर रहे हैं क्या इसमें? आपके समाज के जो बड़े लोग हैं, सब कुछ मिलके कुछ हो रहा है? ये सरकार, क्योंकि अभी भी जो है पटेल साहब ही मुख्यमंत्री हैं, आप ही के समाज से हैं। और बहुत सारे पाटीदार इस बार जो है वो विधायक चुन के भी आए हैं, एमएलए बन के भी आए हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है आपका अभी भी विधानसभा में, हर जगह से, पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी। तो कुछ करने जा रहे हैं कि भाई अब उसको अब छोड़ देना है ऊपर वाले के हाथ में, क्या होगा? कौन जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपके युवाओं पर, आप सब लोगों पर जो आंदोलन के दौरान केसेस लगे हैं, उसको वापस खींचने का आपका एक जो एक मांग आपकी रही है इतने समय से, अब जी ये जब जी, सरकार फिर से बन चुकी है, 156 सीट ले चुकी है, बहुत सारे पाटीदार विधायक एमएलए भी इसमें हैं, बीजेपी में भी है, आपके मुख्यमंत्री भी पाटीदार हैं। तो क्या आप पाटीदार अनामत आंदोलन समिति और दूसरे भी जो पाटीदार नेता समाज के होंगे, क्या इस बारे में कुछ आप करने जा रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी, पाटीदार की जितनी भी हम्म संस्थाएं हैं, हम्म सब संस्था के जो लीडर है, इसमें ऊंजा हम्म धाम हो, सित्सर धाम हो, कागोड़ धाम हो, ये सभी धाम के जितने भी संस्था के संस्थापक है, यानी कि ट्रस्टी हम्म मंडल है, हम्म ज्यादा से ज्यादा सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कोई लैंड माफिया हाँ। है, कोई बहुत सारे, हम्म मैं ये जाहिर में बोलना नहीं चाहता हूँ।
ठीक ठीक है, है। ठीक है, तो समझ रहा कहीं हूँ। ना कहीं अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, कोई बुरी तरह से जुड़े हुए। तो जिसकी जरूरत थी जब चुनाव था तब पाटीदार समाज याद था। अब एक 156 इसके पास सीट आ गई है, गवर्नमेंट बन गई है, उसको पाटीदार समाज की कोई जरूरत नहीं है। और संस्था के जितने भी संस्थापक है, उसके किसी भी एक लड़के के भी ऊपर केस दाखिल नहीं हुआ है, और शहीद हुए है, इसमें उसका कोई परिवार नहीं है, ओके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज को 10% ईबीसी मिल गया है, समाज भूल गया है, संस्था के संस्थापक अपना संस्था चला रहे हैं। आंदोलन में जितने भी लोग थे, कोई एमएलए बन गया है, कोई कोई आम आदमी पार्टी का मुखिया बन गया है, कोई कांग्रेस में एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टियों में एडजस्ट हो गया है, कोई एमएलए में सीटिंग मिल गया है, कोई संगठन में पदाधिकारी बन गए हैं। तो आज के तौर पे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति में हम चुनिंदे लोग हैं, जो आज भी हम फाइट चुनिंदा दे लोग रहे हैं हैं। सिर्फ, हाँ। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देके, पिटीशन दाखिल करके, आज भी पाटीदार समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, जी कपिल जी। सिब्बल साहब की टीम के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है लीगली, वो हम आज काम कर रहे हैं। चलिए, आपको क्या कहें, शुभेच्छा, शुभकामनाएं दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के उस समय जोश जोश में, अब किसी ने कहीं कुछ जो है, हो सकता है एक आध पत्थर मार दिया होगा, या कहीं जो है शायद हो सकता है कि एक आध गाड़ी का कांच बाज तोड़ दिया होगा। ऐसे ऐसे लड़कों को जानते हैं जो, जिन पर बहुत केसेस लगे हुए हैं। और पुलिस वो ना, मतलब उनको तो ये है कि पासपोर्ट भी उनको जो है वो रखना पड़ रहा है, और ना उनका कोई कामकाज बन रहा है, ना उनका कोई करियर बन रहा है, ना, और हाजिरी भी लगवानी पड़ती है। तो ऐसे इसके लिए ऐसे बहुत सारे हैं इसके लिए लड़के, भी ऐसे बहुत सारे वो लड़के। वो यंग जनरेशन जो फंसे हुए हैं, बहुत सारे लड़के, इसके लिए उसी के लिए ही हम लड़ रहे हैं हाँ, कि कहीं ना बस कहीं यही है तो बस। सुप्रीम से ऐसा ऑर्डर आ जाए और स्टेट अथॉरिटी उसको पॉजिटिव ले और सब केसेस वापिस ले, ताकि किसी का जीवन ना बिगड़े। किसी की गवर्नमेंट में जॉब लगने से अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको रुकावट आ रही है, एनओसी नहीं मिल रही है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। ऐसे बहुत सारे हैं वैसे। ठीक है, उसी के तो लिए हम लड़ उन्हीं रहे हैं। उन्हीं को, हाँ बस, और उन्हीं के लेकर हमने भी जो है आपको शुभकामनाएं दी कि ऐसे छोटे छोटे चार्जेस में जो भावनाओं में बहकर कुछ बार कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन कोई क्रिमिनल लोग नहीं है वो। तो वही है कि वो उनको अगर आप राहत मिल जाती है आप लोगों को, तो चलिए, ऐसे बच्चों के लिए तो फिर अच्छी बात है। आपको शुभकामना देते हैं। और नीलेश भाई, हमेशा की तरह आप हमेशा बिल्कुल जैसे बेबाक बोलते हैं, आज भी आपने अपनी बात रखी है। हमारे दर्शकों के लिए आपने जो है खुल के जो चीजें हैं बताई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बातचीत आपसे टाइम टाइम पे करते रहेंगे, है ना? तो थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। थैंक यू। तो भाई, ये नीलेश अरवड़िया साहब थे, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति में। जैसे उन्होंने खुद कहा कि अब कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग बचे हैं, उनमें से एक हैं। उन पर भी जो है अभी तक वो चार्ज जो लगा हुआ है वो उससे बरी तो नहीं हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने खुल के हार्दिक पटेल को लेकर जो बातें हमसे की, और पाटीदार समाज की आज की स्थिति है, इस अभी की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ, और खास करके उन युवाओं को जिन पर चार्जेस लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं आंदोलन के दौरान, अब वो अपने आप अपने दम पर ही कैसे हैं, क्यों ना समाज का बैकग्राउंड जो है वो हेल्पफुल हो रहा है, ना अभी कुछ सरकार से कुछ हो रहा है। तो ये लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं, और हार्दिक पटेल से अब इनको कोई इस मामले में उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ करें। तो यही था दोस्ती। और क्या करें, अब कार्यक्रम समाप्त करने का टाइम आ गया है। तो और मुद्दे पे बात करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता हो। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।